वो रंगमंच पर जो है पर अभिनय के द्वारा जो है लोगों तक जो भी बात है फिर जो भी कथा है वहाँ पहुंचाई जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर दशरथ ओझा ने क्या कहा है, 1289 में रचित गया सुकुमार रासु को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक कहा है। प्रसाद जी क्या करते हैं पर सांस्कृतिक चेतना को जो है अपने नाटकों में विकास जो है करते हैं। अभिनय के माध्यम से व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन ही यहाँ पर नाटक कहलाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से यूनिट फर्स्ट हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास जो है उसे देखेंगे। आप लोगों को इस बार जो कोणार्क नाटक रखा गया है वो यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंतर्गत आती है। तो उससे पहले यूनिट 1 में जो है यहाँ पर नाटक मतलब क्या है, नाटक साहित्य का जो हिंदी नाटक साहित्य का जो उद्भव है वह कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और उसके साथ साथ इस सब के बारे में उसके तत्व क्या है, और उसके साथ साथ उसके अर्थ परिभाषा, उसका जो स्वरूप है वह क्या है, ये सभी जो है हम देखेंगे। फिलहाल आज के इस सेशन में हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास जो है वह देखेंगे। मगर यूनिट 1 के अंतर्गत आप लोगों को ये सभी जो बातें जो मैंने कहा कि नाटक के तत्व और उसका स्वरूप, उसके साथ साथ अर्थ परिभाषा और उद्भव एवं विकास, ऐसे भी जो है यूनिट 1 के अंतर्गत जो है यहाँ पर आती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आप नाटक की उद्भव और विकास के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाटक साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ अंग है। ठीक है, साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ अंग जो है हम नाटक को कह सकते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर साहित्य कहते हैं गद्य साहित्य पद्य साहित्य करके आता है। तो ऐसे में गद्य साहित्य को हम सिर्फ ज्यादातर आधुनिक काल से ही देखते आ रहे, तो पद्य साहित्य को ही हम ज्यादातर जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे में नाटक को यहाँ पर दृश्य काव्य भी कहा जाता है, नाटक को दृश्य काव्य भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ऐसे में नाटक जो है सर्वश्रेष्ठ अंग है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साहित्य जो है यहाँ पर ये साहित्य सिर्फ जो है पढ़ता नहीं है पाठक, बल्कि उसे देख भी सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर पात्रों के जरिए नाटक को रंगमंच पर जो है खेला जाता है। इसीलिए तो कोई भी नाटककार जो है नाटक को लिखता है। तो ऐसे में वो रंगमंच पर जो है पर अभिनय के द्वारा जो है लोगों तक जो भी बात है फिर जो भी कथा है वहां पहुंचाई जाती है। तो ऐसे में ये और भी इफेक्टिव है। बाकी अगर हम जो भी साहित्य की जो विधा है उसे देखेंगे, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र हो या फिर संस्मरण हो, रिपोर्टाज हो, सबसे जो है इफेक्टिव यहाँ पर क्या है, निबंध, इन सबसे इफेक्टिव यहाँ पर नाटक ही है। तो ऐसे में वहां बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अंग जो है नाटक है साहित्य का। अभिनय के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन ही नाटक कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अभिनय के माध्यम से व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन ही यहाँ पर नाटक कहलाता है। ठीक है, अभिनय करते हैं पात्र जो है यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर अभिनय जो है वह करते हैं। तो उसके जरिए क्या होता है, उन पात्रों के यहाँ पर चरित्रों पर प्रकाश जो है पड़ता है, वो जो एक कथा जो है वह लोग जो है जान सकते हैं उसके जरिए। तो इसी को ही मतलब अभिनय के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन ही नाटक है। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति के चरित्र के साथ साथ आप देख सकते हो समाज का भी, और उसके साथ साथ क्या है जो यहाँ पर समाज में घटित होता है तो उसका भी जो है यहाँ पर उन घटनाओं के बारे में भी लोग जो है परिचित जो है हो सकते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण और मनोरंजन के साथ साथ मानवीय संवेदना, समस्या एवं समाज के यथार्थ का चित्रण करना है। तो नाटक का उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षण और मनोरंजन तो है ही। इसका उद्देश्य एक तो क्या है, लोगों को शिक्षित करना, और उसके साथ साथ ज्यादातर लोग नाटक देखना क्यों पसंद करते हैं, एक मनोरंजन जो है, एंटरटेनमेंट जो है उन्हें मिलता है करके। आजकल की बात छोड़ दीजिए, क्या है मनोरंजन के लिए बहुत सारी साधनाएं जो है पर है। आप टीवी देख सकते हो, मोबाइल है, या फिर वीडियो गेम्स खेल सकते हो, सिनेमा देखने जा सकते हैं, फिर बाकी बहुत जो एक साधना जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए है, किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। मगर उस समय जो है पहले जो है यहाँ पर ज्यादातर नाटक के द्वारा ही जो है, नाटक या फिर नृत्य के द्वारा ही जो है यहाँ पर लोगों को एक मनोरंजन, और उसके साथ साथ खेल, नाटक और नृत्य, अभिनय, संगीत, इससे ही जो है यहाँ पर लोगों को मनोरंजन मिलता था।
तो ऐसे में क्या है, एक तो मनोरंजन भी उसका मुख्य उद्देश्य है कह सकते हैं, उसके साथ साथ मानवीय संवेदना, समस्या और समाज के यथार्थता का चित्रण करना है। यथार्थता मतलब क्या है, पर फैक्ट, समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। देखिए तत्कालीन नाटकों के बारे में, मतलब जो भी नाटक आप पढ़ोगे उस नाटक में वो किस समय में उसे लिखा गया था, उस समय लोगों की जनजीवन कैसी थी, चाहे धार्मिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनैतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। तो एक एक वहां पर कथा के अनुसार कुछ ऐतिहासिक प्रधान नाटक जो है होते हैं। तो ये उदाहरण के लिए हमारा कोणार्क नाटक ही यहाँ पर हम ले सकते हैं, है ना। तो एक ऐतिहासिक प्रदान हो सकता है, राजनीति के क्या है कुछ बातों को लेकर उस पर भी नाटक रचे जा सकते हैं, या फिर ज्यादातर सामाजिक तत्व ही उस पर, मतलब सामाजिक घटना प्रदान ही, समाज में क्या चल रहा है, लोगों की जनजीवन कैसी है, तो उसके आधार पर भी यहाँ पर क्या है नाटक जो है लिखे जाते हैं और उसके अनुसार लोगों को एक मैसेज जो है पर दिया जाता है, जो हमारे समाज में घटित हो रहा है क्या वहां सही है क्या। तो इस तरह से भी लोगों में अवेयरनेस जो है यहाँ पर लाया जाता है नाटक के जरिए। नाटक काव्य का सर्वाधिक रमणीक रूप है जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक एक दृश्य काव्य है, इसलिए मनुष्यों की रुचि इसकी ओर अधिक है। देखिए आज के जो आधुनिक नाटक जिस रूप में हम देखते हैं उससे छोड़कर अगर हम उससे क्या है आधुनिक काल के जो समय है उससे भी पहले अगर हम देखेंगे तो उस समय क्या है नाटक जो है वह दृश्य काव्य जो है वह कहलाता था। नाटक को क्या है यहाँ पर दृश्य काव्य भी कहते थे और वह बहुत ही सर्वाधिक रमणीक रूप है उसका, सर्वाधिक रमणीक रूप, सबसे क्या है बहुत ही रमणीक रूप जो है कोई ज्यादातर पसंद करेगा तो वो नाटक को ही है। तो ऐसे में सभी से क्या है उसे रुचि जो है यहाँ पर, सभी की रुचि जो है उस पर है। तो ऐसे में दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है नाटक आता है, तो इसीलिए क्या है नाटक को दृश्य काव्य यहाँ पर कहते हैं। तो इसी के कारण, मतलब इसी कारण से लोग उसे देख भी सकते हैं ना, तो शायद इसी कारण से ही जो है बाकी साहित्यिक विधाओं से ज्यादातर नाटक को ही ज्यादातर लोग जो है पसंद करेंगे। अन्य साहित्यिक विधाओं से ज्यादा क्यों नाटक पर ही लोगों की जो रुचि है वह रहती है, ये तो अभी हमने जान लिया और हिंदी नाटक के बारे में भी बाद में हम जानेंगे। फिलहाल नाटक के उद्भव के बारे में देखिए, बहुत ही यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो एक बात है यहाँ पर हम देख सकते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य विधा के उद्भव के संबंध में कहा है कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ऐसी विधा की रचना करे। उनके इस कथन से ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस ग्रहण करके इस नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की। देखिए यहाँ पर क्या होता है, भरत मुनि ने, देखिए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में यहाँ पर नाट्य विधा के उद्भव के बारे में, किस तरह ये जो नाटक कला जो है या फिर साहित्य में किस तरह नाटक की जो उद्भव जो है वहां हुआ, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जो है उन्होंने लिखा है कि एक बार सभी लोग मिलकर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रह्मा से प्रार्थना जो है वहां करते हैं। ब्रह्मा से सभी देवी देवताएं जाकर प्रार्थना करते हैं कि उनको क्या है मनोरंजन के लिए कुछ तो यहाँ पर साधन की जो आवश्यकता है उन्हें है। तो ऐसे में तब जाकर ब्रह्मा ने क्या किया, यहाँ पर ऋग्वेद से पाठ्य मतलब पाठ और सामवेद से गायन और यजुर्वेद से अभिनय और उसके साथ साथ अथर्ववेद से रस को जो है ग्रहण करके, देखिए चारों वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इन सभी से एक एक अंश को लेकर जो है पंचम वेद नाटक नामक या फिर नाट्य नामक पंचम वेद की रचना जो है यहाँ पर ब्रह्मा ने की। इस तरह बहुत ही अच्छे से नाटक के उद्भव के बारे में यहाँ पर भरत मुनि जो है लिखते हैं। आखिर में पहले जो है हम नाटक को संस्कृत में जो है पर नाटक की जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, तो उसी से जो है पर नाटक के जो एक रूप जो है एक विधा को जो है हम देख पाते हैं। तो ऐसे में ये जो नाट्य रूप है नाटक जो है लोगों के लिए, उस समय देवताओं ने जो है यहाँ पर क्या किया, ब्रह्मा से जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट की मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी विधा की आप क्यों नहीं यहाँ पर रचना जो है नहीं करेंगे। तो उस समय कुछ ऐसी तो क्या है मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी रचना आप कीजिए जिससे हमें मनोरंजन मिले। तब जाकर ब्रह्मा ने यहाँ पर क्या किया, नाटक नामक एक या फिर नाट्य नामक एक पंचम वेद की रचना जो है उन्होंने की। उसमें जिसमें गायन होता है, जिसमें रस होता है, सभी नवरस जो है उसमें होता है। फिर उसके साथ साथ एक पाठ्य, पाठ्य मतलब क्या है पर एक तो कुछ तो स्टोरी जो है यहाँ पर रहना है, फिर उसके साथ साथ क्या है अभिनय।
देखिए नाटक मतलब ये सभी पॉइंट रहना बहुत ही जरूरी है ना, ये सभी अंश वहां पर उसमें रहना बहुत ही जरूरी है, तभी वह नाटक कहलाएगा। एक तो नाटक कहते ही कोई तो एक स्टोरी तो होगा ही, तो वो यहाँ पर पाठ्य है, मतलब कथा वस्तु। फिर उसके बाद उसे अभिनय के जरिए ही लोगों तक पहुंचाना है ना, यही अभिनय ही जो है यहाँ पर बहुत ही जरूरी है नाटक में। फिर उसके साथ साथ गायन संगीत, फिर उसके साथ साथ उसमें रस भी होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो करुणा रस हो या फिर हास्य रस, रौद्र रस, तो ऐसे बहुत सारे श्रृंगार रस या फिर ऐसे बहुत सारे रस जो है, पर कुछ तो है उसमें क्या है पर रस जो है रहना जरूरी है नाटक में, तभी वो इंटरेस्टिंग जो है लगता है। तो इस तरह जो है पंचम वेद भी जो है नाटक को कहते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है। तो देखिए हिंदी में नाटक साहित्य के उद्भव को लेकर मतभेद है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने सन 1289 में रचित गया सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक सिद्ध किया है, किंतु गणपति चंद्र गुप्त ने इसे रास श्रेणी का काव्य कहकर अपनी असहमति व्यक्त किया है। और कुछ विद्वानों ने ब्रज भाषा में रचित पौराणिक नाटकों के द्वारा हिंदी नाटकों के जन्म को मान्यता प्रदान की है, मगर भारतेंदु युग से ही आधुनिक हिंदी नाटकों का प्रारंभ हुआ। देखिए तो ये तो नाटक का एक उद्भव जो है कैसे हुआ उसके बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो लिखा था उसके बारे में हमने देखा। मगर अगर हम हिंदी नाटक पर फिर से वापस आएंगे तो हिंदी नाटक की जो है पर प्रथम हिंदी नाटक जो है वह कौन सा है, कहाँ से उसकी जो एक शुरुआत जो है होती है, अगर उस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी नाटक साहित्य के उद्भव को लेकर बहुत ही मतभेद जो है पर हम देख सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर दशरथ ओझा ने क्या कहा है, 1289 में रचित गया सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक कहा है, मगर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको असहमति जो है पर दिया है। क्यों? क्योंकि इसे रास श्रेणी का काव्य उन्होंने कहा है, ये नाटक नहीं बल्कि रास श्रेणी का एक काव्य है। इस तरह कहकर जो है उसे हिंदी का प्रथम नाटक जो है पर मानने के लिए उन्हें क्या किया है पर इनकार जो है कर दिया है। तो ऐसे में और कुछ विद्वानों ने ब्रजभाषा में रचित पौराणिक नाटकों के द्वारा हिंदी नाटकों का जन्म को मान्यता जो है प्रदान की है। तो ऐसे में और कुछ जो साहित्यकार है, विद्वान है, उन लोगों ने क्या किया है यहाँ पर ब्रजभाषा में रचित कुछ पौराणिक नाटकों को, ब्रजभाषा में लिखे गए कुछ पौराणिक नाटकों को जो है हिंदी के नाटक इस तरह जो है उन्होंने मान्यता जो है ऊपर प्रदान की। मान्यता प्रदान करना मतलब ऐसे माना है, मगर अगर हम असल में देखेंगे तो आज की जो आधुनिक एक हिंदी नाटक के एक रूप को जिस तरह हम देखते हैं तो उसके एक्चुअल जो एक शुरुआत जो है भारतेंदु युग से ही हुआ है, आधुनिक काल से ही हुआ है, इस तरह जो है यहाँ पर कहा गया है। ऐसे में क्या है, नहुष नाटक को जो है ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर हिंदी का प्रथम नाटक जो है मानते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी नाटक का विकास, अभी उद्भव के बारे में बहुत सारी मतभेद है, ये तो हमने जान लिया है ना। यहाँ पर रास श्रेणी के जो 13वीं शती में जो लिखा गया था गया सुकुमार रास, उसे रास श्रेणी का यहाँ पर काव्य कहकर टाल दिया गया। फिर उसके बाद ब्रजभाषा की जो कुछ पौराणिक नाटक है वो ब्रजभाषा में रची गई, तो उन्हें भी हम पूर्ण रूप से पर हिंदी नाटक जो है ऐसे नहीं कह सकते। तो ऐसे में मैंने आपको कहा कि नहुष नाटक को ज्यादातर विद्वान लोग जो है प्रथम हिंदी का प्रथम नाटक करके यहाँ पर कहा है, फिर माना है करके। तो ऐसे में अभी हम हिंदी नाटक के जो एक विकास है उसे देखेंगे। तो हिंदी साहित्य में नाटकों का विकास वास्तव में आधुनिक काल में भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग से पूर्व भी कुछ नाटक पौराणिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि विषयों को लेकर रचे गए। 17वीं 18वीं शताब्दी में रचे गए नाटकों में मुख्य है हृदय रामकृत हनुमान नाटक और बनारसी दास के समय सार नाटक, मगर ये पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में ना होने के कारण जो है इनको भी यहाँ पर वो स्थान मान जो है नहीं मिला है। तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादातर विद्वान भारतेंदु युग से ही मतलब आधुनिक काल से ही जो है हिंदी नाटक का जो प्रारंभ है या फिर विकास जो है हुआ करके मानते हैं। फिर भी देखिए उसके पहले भी 17वीं 18वीं शताब्दी में भी यहाँ पर पौराणिक, राजनीतिक, सामाजिक नाटक जो है पर लिखे गए। अगर उनमें से कुछ प्रमुख नाटकों के बारे में बताना है तो क्या है पर हृदय रामकृत हनुमान नाटक, फिर बनारसी दासकृत समय सार नाटक।
तो समय सार और हनुमान नाटक भी जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में लिखी गई है, मगर वो पूर्ण रूप से यहाँ पर हिंदी भाषा में ना होने के कारण यहाँ से जो है हिंदी नाटक का विकास यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए हिंदी नाटक का विकास क्रम जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले भारतेंदु युगीन नाटक करके यहाँ पर आप समय देख सकते हैं 1850 से लेकर 1900 तक। फिर देखिए द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से लेकर 1920 तक। फिर प्रसाद युगीन नाटक 1921 से लेकर 1936 तक। फिर प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1936 से लेकर अब तक जो है यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतेंदु युगीन नाटक 1850 से 1900 ईसा तक। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए आधुनिक काल के प्रारंभ ही भारतेंदु युग से हुआ, तो ऐसे में यहाँ पर आधुनिक हिंदी नाटक के पिता करके यहाँ पर भारतेंदु को ही माना जाता है। क्यों? यहाँ पर देखिए क्योंकि आधुनिक हिंदी नाटक का जो जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो ऐसे में उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी सहित और भी अनेक भाषाओं में अपनी योगदान जो है उन्होंने किया, अपने साहित्य की रचना जो है उन्होंने किया है। तो ऐसे में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का या फिर रंगमंच का जनक भी यहाँ पर माना जाता है। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही होता है। भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों में देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक दुर्दशा के प्रति गहरी पीड़ा थी। इस गहरी पीड़ा के कारण देश प्रेम था, इसलिए इनके साहित्य में समाज को जागृत करने का संकल्प है और नाटक के नई विषय वस्तु के रूप में देश प्रेम का भाव प्रमुख है। तत्कालीन समय में समाज को जागृत करने में नाटक प्रमुख भूमिका निभाती है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों को माध्यम से आशा की एक किरण जगाने की कोशिश की। इन्होंने काफी संख्या में मौलिक नाटक लिखे और बंगला तथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया है। असल में अभी तो हम देख सकते हैं कि हिंदी नाटक का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हुआ है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके साथ साथ उनके कुछ समकालीन कुछ जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया है पर सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक दुर्दशा के बारे में, कितनी एक दुर्दशा जो है यहाँ पर हो गई है, कैसी उस समय एक दुर्व्यवस्था थी। मतलब देखिए उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, एक तरफ यहाँ पर अस्पृश्यता और उसके साथ साथ सती पद्धति, बाल्य विवाह, ऐसे बहुत सारे जो एक सामाजिक दुर्व्यवस्था है वो भी हम देख सकते हैं। और एक तरफ आर्थिक व्यवस्था, एक तरफ अंग्रेज जो है वो लूटते हुए जा रहे, लोगों पर अत्याचार जो है वहां कर रहे हैं। तो ये सभी भी हम राजनीतिक रूप से देख सकते हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत ही संकट में उस समय था। तो उस सबकी दुर्दशा का वर्णन जो है उन्होंने अपने नाटकों में किया। इसका कारण, मूल कारण यहाँ पर क्या है? देश प्रेम। उनमें देश प्रेम है, देश के प्रति जो है वो कुछ करना चाहते हैं, अपने देश को कैसे भी हो क्या है यहाँ पर अंग्रेजों के चंगुल से बचाना चाहते हैं और एक तरफ सामाजिक सुधार भी लाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने देश प्रेम के जो भाव को ही जो है प्रमुख रूप में रखा। उसके साथ साथ क्या है, तत्कालीन समय में समाज को जागृत करने के लिए यहाँ पर नाटक की प्रमुख भूमिका जो है निभाती। देखिए इसीलिए एक तो प्रमुख भाव देश प्रेम है और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक दुर्दशा को वो यहाँ पर दिखा रही थी, दर्शाती है। तो ऐसे में क्या है, उस समय नाटक जो है एक प्रमुख भूमिका जो है उस समय निभाती है। फिर देखिए भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से एक आशा की एक किरण को जो है उन्होंने जगाने की कोशिश की। हाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो हमें क्या करना है, इस तरह जो है हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है या फिर सामाजिक क्रांति जो है इस तरह करनी है। तो ऐसे मैसेजेस देते हुए, कुछ ऐसे उद्देश्य जो है रखते हुए उन्होंने नाटकों की रचना की। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदी में नाटकों की रचना भी की, उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर बंगला, संस्कृत नाटकों का यहाँ पर अनुवाद भी जो है उन्होंने किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से 1920 तक।
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का खड़ी बोली गद्य के विकास में बड़ा योगदान है। इस काल में विभिन्न भाषाओं के नाटकों का अनुवाद बड़े पैमाने पे हुआ। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन हुआ। इस काल के मौलिक नाटककारों में किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, शिवानंदन सहाय आदि उल्लेखनीय है। तो अगर अभी हम द्विवेदी युग के बारे में देखेंगे तो खड़ी बोली की क्या है यहाँ पर विकास में, उसके साहित्य में यहाँ पर द्विवेदी युग के जो साहित्यकार है उनका भी यहाँ पर बहुत ही योगदान है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या किया गया, संस्कृत, बंगाली या फिर और भी भाषाओं से जो है यहाँ पर क्या किया गया, नाटकों को जो है यहाँ पर अनुवाद करके भी लिखा गया। तो ऐसे में उस समय भी खड़ी बोली में मतलब हिंदी में जो है यहाँ पर समृद्ध रूप से जो है यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर द्विवेदी युगीन साहित्यकार की जो योगदान है वह बहुत ही बड़ी है। तो ऐसे में किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और शिवानंदन सहाय में प्रमुख है। नेक्स्ट देखिए प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 1936 तक। नाट्य रचना में व्यक्ति गतिरोध को समाप्त करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का आगमन हुआ। प्रसाद जी के नाटकों में सांस्कृतिक चेतना का विकासमान रूप देखने को मिलता है। इसमें इतिहास और कल्पना के संगम से वर्तमान को नई दिशा देने का प्रयास ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है प्रसाद युगीन नाटक। तो यहाँ पर नाट्य रचना में व्यक्ति की गतिरोध को समाप्त करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जो है प्रसाद जी का एक आगमन जो है यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद प्रसाद जी क्या करते हैं, पर सांस्कृतिक चेतना को जो है अपने नाटकों में विकास जो है करते हैं। नाटकों में सांस्कृतिक चेतना के एक विकास जो है करते हैं। फिर उसके साथ साथ एक तरफ इतिहास और कल्पना, इन दोनों के अच्छे से संगम करके जो है वो नए नए तरीके से नाटक की जो एक रचना जो है वहां करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1936 से अब तक। 1936 से अब तक जो भी नाटकों की रचना हुई है उन सबको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, प्रसादोत्तर युगीन, मतलब प्रसाद काल के, जयशंकर प्रसाद जी के काल के बाद के क्या है एक समय में जो है उनको रखा जा सकता है। तो प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में यथार्थ का स्वर प्रमुख है। स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण के रूप में नाटकों में व्यक्त हुआ है। देखिए इसमें क्या प्रमुख है, प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में यथार्थता का स्वर प्रमुख है और पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, ये सभी जो है यहाँ पर भाव हम उनके नाटकों में देख सकते हैं। उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सब के क्या है पर यथार्थता को लोगों तक पहुंचाते हुए एक्चुअली फैक्ट देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, तो ये सभी जो है पर बताते हुए एक पुनरुत्थान करने का समय आ गया है, ये संदेश लोगों को देते हुए, इस भाव को रखते हुए नाटकों की रचना जो है उस समय हुआ। तो ऐसे में आदर्शवादी प्रवृत्तियां प्रसादोत्तर काल का संगम इस काल को नई दिशा की ओर उन्मुख करता है। तो ऐसे में क्या है एक आदर्शवादी प्रवृत्तियां जो है इन नाटकों में हम देख सकते हैं और उन नाटककारों में भी हम देख सकते हैं आदर्शवादी प्रवृत्ति। फिर उसके बाद देखिए प्रसाद युगीन नाटकों में रोमांटिक भावबोध, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक जीवनदर्शी के मध्य एक खामी के रूप में था। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में उपेंद्रनाथ अश्क पहले नाटककार थे जिन्होंने हिंदी नाटकों को रोमांटिक भावबोध से बाहर निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ दिया। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में एक तो क्या है सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक जीवनदर्शी, ये सब, उसके साथ साथ रोमांटिक भावबोध, ये सभी था, मगर उसमें कहीं ना कहीं आधुनिक भावबोध जो है, आधुनिकता का एक भाव जो है उसकी कमी थी। क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो सांस्कृतिक चेतना थी, प्रसाद काल से ही जयशंकर प्रसाद जी ने उसे शुरू कर दिया सांस्कृतिक चेतना को। नेक्स्ट सामाजिक जीवन दर्शी, उसके साथ साथ एक रोमांटिक भावबोध भी जो है हम नाटकों में देख सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक आधुनिकता का एक भाव जो है उसमें कमी थी, तो उसे भी जो है यहाँ पर पूरा कर दिया इस काल में। तो इस तरह जो है हिंदी नाटक की एक उद्भव और विकास जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। किस तरह जो है यहाँ पर ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ पर हमने देखा है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में हिंदी नाटक का उद्भव और विकास क्या है इसके बारे में अभी हमने जाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में जो है हिंदी नाटक का जो स्वरूप है, उसके अर्थ, परिभाषा और उसके जो तत्व क्या है, ये सभी हम जानेंगे। धन्यवाद।